नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और इंडो थाई न्यूज में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर और बताएंगे क्या कुछ रहा खास। आइए नजर डालते हैं। भारतीय दूतावास बैंकॉक में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की, लेकिन ज्यादा लोगों ने ये समारोह ऑनलाइन देखा क्योंकि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कम ही लोगों को इस समारोह में शामिल किया गया था। भारतीय ध्वज को थाईलैंड में भारतीय राजदूत महामहिम सुचित्रा दुरई ने फहराया। वहीं राजदूत ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी पढ़ा। इस आयोजन में 120 भारतीयों ने हिस्सा लिया, जो थाईलैंड में भारत के विभिन्न संघों का निर्माण करते हैं। लोगों के लिए इस आयोजन को ऑनलाइन फेसबुक पर भी स्ट्रीम किया गया, जिसे हजारों की संख्या में लोगों ने देखा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्मा अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। ये अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ अलग किया हो, कुछ ऐसा किया हो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कुल मिलाकर 119 लोगों को इस बार पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मा अवार्ड्स मिलने वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी और कहा, ये देश के लिए गर्व की बात है कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी कठिनाई से आगे बढ़कर दूसरों के लिए मिसाल पेश करते हैं। इस बार जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जनसेवा के कार्यों में शिंजो की अहम भूमिका रही है। उनके समय में भारत और जापान के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा मिला है। 2007 में उनके भारत के दौरे में भारत और जापान के संबंधों को सुधारने में सफलता हासिल हुई है। इसलिए इस बार उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। इस बार के पद्म अवार्ड्स में कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हैं, ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन गए। उसमें ही एक नाम है बिहार के मधुबनी जिले से दुलारी देवी। दुलारी देवी को भी इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पढ़ाई लिखाई क्या होती है वो नहीं जानती। महज 12 साल की उम्र में उन्हें शादी कर दी गई थी। उसके बाद उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। झाड़ू पोंछे से हटकर कब उनके हाथों ने ब्रश थाम लिया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उनकी मधुबनी पेंटिंग्स से लोगों का दिल जीत लिया। बस उनकी इसी कला को सम्मानित करते हुए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो इस अवार्ड को पाकर बेहद गर्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी ऐसे लोगों को बधाइयां दी जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने कहा, ये सच में हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं जो हर कठिनाई को पार करके एक मिसाल पेश करते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी की किसान रैली देखते ही देखते हंगामे में बदल गई। इतने बवाल के बीच कई जगहों पर मेट्रो स्टेशंस को बंद करना पड़ा और अफवाहों से बचने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। बढ़ते बवाल के बीच पुलिस बल की तैनाती ज्यादा से ज्यादा संख्या में की गई। सीआरपीएफ की टीम को भी लगा दिया गया ताकि इस बवाल पर काबू पाया जा सके। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसानों को एक रूट दिया गया था जिसके जरिए ही उन्हें इस परेड में शामिल होना था, जिसका समय सीमा भी तय की गई थी, लेकिन किसान समय सीमा से पहले ही इस परेड में शामिल हो गए और बवाल करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं का कहना है कि इसमें हमारा कोई भी शामिल नहीं था। ये कुछ उपद्रवी थे जो बाहर से आए, इस आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने इस आंदोलन को एक उग्र रूप दे दिया, जिसके बाद अब इस आंदोलन और बवाल के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष लगातार अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं या अपनी प्रतिक्रियाएं जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि ये भाजपा की साजिश थी। उन्होंने उपद्रवियों को छोड़कर किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए, एफआईआर की,
बेचारे किसान फंस गए और उपद्रवी बाहर निकल गए। ये कहीं ना कहीं भाजपा और उपद्रवियों की मिली भगत है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कांग्रेस तो ये चाहती है कि पहले पुलिस की तरफ से हिंसा हो ताकि उन पर इल्जाम लगाया जा सके, सरकार को बदनाम किया जा सके, लेकिन पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया। पुलिस के पास हथियार थे, पर इतने बवाल के बावजूद भी पुलिस ने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं इस बवाल के बाद पुलिस 2 दिन के बाद एक्शन में अभी भी है। पुलिस ने उन 32 नेताओं के खिलाफ FIR और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस के बाद ये लोग बिना इजाजत के देश के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अभी उनके नाम सामने नहीं आए हैं जिनके खिलाफ ये नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK से बर्खास्त नेता शशिकला आधिकारिक रूप से जेल से रिहा हो गई हैं। शशिकला को भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल सजा हुई थी, लेकिन उन्होंने 4 साल की अवधि पूरी करने के बाद वो जेल से बाहर आ गई हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज ने उनका स्वास्थ्य बुलेटिन भी जारी किया, जिसमें यह भी बताया गया कि शशिकला बेहद स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन कोरोना के रिपोर्ट आने के बाद और लक्षण ना मिलने के बाद भी उनको 3 दिन तक ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा जाएगा और प्रोटोकॉल के तहत 10वें दिन ही उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उनके वकील ने बताया कि शशिकला 4 साल की अवधि पूरी करने के बाद आधिकारिक रूप से जेल से रिहा हो गई हैं और जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं वो घर वापस जाएंगी। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आखिरकार वरुण धवन और नताशा का बचपन का प्यार ऑफिशियली रिश्ते में बदल गया। वरुण धवन और नताशा दलाल दोनों बचपन के साथी हैं, अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं, लेकिन अब ऑफिशियली कपल होकर उन्होंने शादी कर ली है। जी हाँ, उनकी शादी की तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। शादी की तस्वीरों में दोनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कलरफुल शादी का अंदाज बहुत ही अच्छा था। सारे फंक्शंस बड़ी ही जोरों शोरों से और अच्छी अच्छी ड्रेसेस के साथ किए गए। शादी की हर एक फोटो एक का एक अलग अंदाज है। दोनों की ड्रेसेस बेहद खास है, जिन्हें उनके फैंस बड़ी तेजी से लाइक और शेयर कर रहे हैं। शादी में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की। करण जौहर, मनीष मल्होत्रा शादी में शामिल हुए, लेकिन शादी में परिवार वाले और कुछ खास मेहमान ही शामिल हुए। इसके अलावा बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने उनको सोशल मीडिया पर बधाई दी, जिसमें शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है। शादी के हर एक फंक्शन को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। सच में ये कपल बेहद प्यारा है। फैंस ऐसे कैप्शंस के साथ सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। अलीबाग के मेंशन हाउस में शादी के दिन मीडिया का जमावड़ा देखने को मिला, लेकिन एक भी तस्वीर मीडिया को नहीं मिली। शादी के बाद वरुण धवन ने खुद अपनी तस्वीरें शेयर की और कैप्शन लिखा, बहुत ही प्यारा रिश्ता अब ऑफिशियल हो गया है। सच में ये कपल बेहद प्यारा है और हम भी दुआ करते हैं कि इनकी जोड़ी इसी तरह बनी रहे। चाहे देश कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी कायम हैं। उसमें से एक है अंधविश्वास। इसी अंधविश्वास के चलते आंध्र प्रदेश में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक माता पिता ने अपनी ही 2 बेटियों की हत्या कर दी। जी हाँ, ये ऐसे माँ बाप थे जिन्होंने अंधविश्वास के चलते अपनी बेटियों को मार डाला। दरअसल दोनों का मानना था कि उनकी बेटियों पर किसी बुरी आत्मा का साया है और मरने के बाद ये दोबारा जिंदा हो जाएंगी, फिर हम चारों खुशी खुशी रहेंगे। क्या एक ऐसा अंधविश्वास माता पिता के जहन में जब पनपता है तो क्या वो अपने बच्चों की हत्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है। वहीं दूसरी ओर
मृतक बेटियों का भी यही मानना था कि वो दोबारा जिंदा हो सकती हैं। इस घटना से हर कोई डरा हुआ है कि क्या अंधविश्वास का स्तर इतना ऊंचा होता है कि वो किसी की मानसिकता में इतना बुरी तरह समा जाए कि अपने ही परिवार की जिंदगी के कातिल बन जाएं। ये माँ बाप कोई अनपढ़ नहीं थे, ये माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी जगह से नौकरियां करते थे। जहां पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे तो माता निजी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी। पिता गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। मृतक बड़ी बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी तो छोटी बेटी संगीत के स्कूल से शिक्षा ले रही थी। क्या अंधविश्वास इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी सोच है, या एक ऐसी मानसिकता है जिससे पढ़े लिखे अनपढ़ किसी का कोई वास्ता नहीं है? ये अगर किसी के दिमाग में घर कर जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि माँ बाप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वो विकृत मानसिकता से पीड़ित लगते हैं। उन्हें लगता था उनकी बेटियां दोबारा जिंदा हो सकती हैं, उन्हें आत्माओं से छुटकारा मिल सकता है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल इस सप्ताह के बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।